सुप्रभात बच्चों। हम कक्षा 7 में अध्याय 15 नीलकंठ के बारे में पढ़ रहे थे कि लेखिका महादेवी वर्मा जो मोर और मोरनी के बच्चों का जोड़ा लेकर घर में आई है, उनके बारे में वो बता रही हैं वो किस तरह से उनके साथ रहते थे। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। मतलब जब लेखिका का घर चिड़ियाखाने के रूप में होने बहुत सारे पक्षी हो गए, तो उन्होंने उन चिड़ियों को जाली के घर में पहुंचा दिया। एक मतलब कि उसको पिंजरे में रखना पसंद था, तो पिंजरे में छोड़ दिया। दोनों नव आगंतुकों के पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार के सब में स्वाभाविक है। मतलब उनके जो पिंजरा था उसमें बहुत सारे और भी पक्षी थे, तो उन सबको ऐसा लगा कि जो नया जोड़ा आता है तो जैसे घर में नई बहू आई हो, वैसा ही उनके साथ व्यवहार होना स्वाभाविक था। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर घूम की रागिनी अलापने लगे। मतलब कबूतर अपना नाचना छोड़कर उसके आगे पीछे घूमने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल-कूद मचाने लगे। तोते मानो भलीभांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। मतलब सब पक्षी है वो उसको आश्चर्य से देख रहे थे कि ये नए पक्षी कौन आ गए हैं। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। मतलब वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, जैसे असली मोर होता है उसी तरह से बन रहे थे। मोर के सिर की कलंगी और सघन, ऊंची और चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ धूती झलकने लगी। मतलब उनका कलर है वो डार्क होने लगा। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप चाही तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उनके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति में एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीचे कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता मतलब सुख, अच्छापन और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मतलब उनमें बदलाव आ रहा था, किस तरह से वो पानी पीते थे, किस तरह से अपनी गर्दन आगे पीछे करते थे, तो वो सुंदरता उसमें छलकने लगी थी। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं था, परंतु अपनी लंबी धूप चाही गर्दन, हवा में चंचल कलंगी, पंखों की शाम श्वेत पत्र लेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। मतलब मोरनी का विकास मोर के जैसे तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी मंथर गति आदि से मोर की जो सहचारिणी होने का पता लगने लगा कि यही मोरनी है। नीलाभ ग्रीवा के कारण, ग्रीवा मतलब गर्दन के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। नीली गर्दन के कारण उसका नाम रखा गया नीलकंठ। और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मतलब मोरनी का क्या नाम रखा? राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं है कि अब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र होकर उसे उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो उसकी रखवाली करता रहता। मतलब मोर को सब जानवरों ने अपना सेनापति बना लिया ताकि वो सबकी रखवाली करते और सब जो पक्षी है वो दाना चुगते थे। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। मतलब कोई भी आता तो मोर है अपनी तीखी चोंच से उनको भगा देता था। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उसके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और
जब तक वे आत्र क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पहली चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णभेद संस्कार हो जाता। मतलब कभी कभी तो अपनी चोंच से वो खरगोश के कान भी पकड़ लेता था और गर्दन से ऊपर भी उठा देता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुएल सा खेलते रहते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। अब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। मतलब कहीं से पता नहीं कैसे उनके पिंजरे में, एक चिड़ियाघर में एक सांप घुस गया है और उस सांप ने एक खरगोश सांप को, मतलब एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। एक छोटा खरगोश का बच्चा है, उसने सांप ने उसको पकड़ लिया है। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतनी तीव्र नहीं निकल सकता था। मतलब इतना जबरदस्त दबा लिया था उसने, किसी को स्पष्ट नहीं दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों में उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेट कर सर से एक दुपट्टे में नीचे आ गया, एक झपटे में नीचे आ गया। मतलब जैसे ही उसने आवाज़ सुनी वो फटाफट नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से भी उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है, कि उसने समझ लिया था अपने आप ही कि अगर सांप के फन पर भी मैं चोंच मारूंगा तो खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सोचा कि अगर मैं सांप को मारता हूँ तो क्या पता उसके मुंह में खरगोश दबा हुआ है तो उसको भी नुकसान पहुँच जाए। ऐसा सोचकर वो चुप रहा। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। क्या किया उसने? सांप को फन के पास पंजों से दबा लिया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष सा वहीं पड़ा रहा। मतलब वो बेहोश हो गया था। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना अब और प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के दो खंड मतलब 2 टुकड़े कर चुका था, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, ये उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर ही समझ में आ सकता है। मतलब मोर है वो किसका वाहन है? कार्तिकेय जी भगवान का है, तो क्यों उन्होंने अपना वाहन रखा होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। मतलब वो इतना हिंसक नहीं है, सिर्फ वो सांप को मार सकता है, उसमें इतनी हिम्मत होती है। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। मतलब वो ही जैसे बाज और चील वगैरह होते हैं ना, जो गंदी चीज़ें भी खाते हैं, इधर उधर मंडराते हैं, तो उनकी श्रेणी में उसको नहीं रखा गया है। इसका जीवन ही क्रूर कर्म है। जिनका जीवन क्रम क्रूर मतलब गंदा और जिनके कार्य घिनौने होते हैं, बाज वगैरह मरे हुए जानवरों को खाता है, लेकिन मोर है वो कला प्रिय और वीर पक्षी है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। तो आज हम इसको इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।